वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे है जिसका नाम है आर्ट एज टेक्निक, जिसको लिखा है विक्टोर शकलोस्की। विक्टोर शकलोस्की ने इसको लिखा है आर्ट एज टेक्निक और ये 1917 के अंदर ये पब्लिश होता है और बड़ा ज़बरदस्त ऐसे है। इस ऐसे को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। दिस ऐसे, ये जो ऐसे है वो रिटन बाय रशियन लिटरेरी क्रिटिक विक्टोर शकलोस्की। इसको विक्टोर शकलोस्की ने लिखा है और विक्टोर जो शकलोस्की हैं ये रशियन लिटरेरी क्रिटिक हैं। ही इज वन ऑफ द मेजर फिगर एसोसिएटेड विद रशियन फॉर्मलिज्म। ये एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर माने जाते हैं और ये रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर इनका नाम आता है। ये एक मोमेंट है 1910 से लेकर के 1930 तक। 1910 से लेकर के 1930 तक एक पीरियड है रशिया के अंदर। बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इसका नाम है रशियन फॉर्मलिज्म। ही इज परहैप्स, ये जो विक्टोर शकलोस्की हैं ये परहैप्स बेस्ट नोन फॉर, सबसे ज़्यादा इनको जाना जाता है डेवलपिंग द कंसेप्ट। इन्होंने एक कंसेप्ट को डेवलप किया जिसका नाम है डीफेमिलियराइजेशन। तो आप देख लेना इसको। इन लिटरेचर ही एक्सप्लेन्ड दिस कंसेप्ट इन 1917। इस कंसेप्ट को इन्होंने 1917 में डेवलप किया इन हिज इम्पोर्टेंट ऐसे आर्ट एज टेक्निक। आर्ट एज टेक्निक के अंदर इन्होंने कंसेप्ट लिया डीफेमिलियराइजेशन। तो आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आप इसको पढ़ सके। नेक्स्ट देखिए, ये आर्ट एज टेक्निक जो है ऐसे ये एक फाउंडेशनल वर्क माना जाता है। इसको फाउंडेशनल वर्क इन रशियन फॉर्मलिज्म। इट इज लार्जली अबाउट, ये क्या है, लार्जली अबाउट द फंक्शन ऑफ आर्ट एंड पोइटिक लैंग्वेज इन लिटरेचर। यानी कि एक तो ये पोइटिक लैंग्वेज इन लिटरेचर के अंदर बात करेगा और फंक्शन ऑफ आर्ट, इसके अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे, फंक्शन ऑफ आर्ट एंड पोइटिक लैंग्वेज। इन दिस ऐसे, इस ऐसे के अंदर शकलोस्की अटैक्स ऑन रशियन सिंबलिज्म। यानी कि शकलोस्की है, हमारे जो विक्टोर शकलोस्की हैं ये अगेंस्ट हैं, ये विरोध करते हैं किसका, रशियन सिंबलिज्म का। और एक बहुत बड़े रशियन सिंबलिस्ट अलेक्जेंडर पोटेबन्या, एक लिटरेरी क्रिटिक हैं अलेक्जेंडर पोटेबन्या, ये बोलते हैं कि आर्ट मीन्स टू थिंक इन इमेज। आर्ट का मतलब क्या है कि इसको इमेज के वे में सोचना। और या फिर ये कह सकते हैं कि आर्ट एज इमेजिस्ट। ये दो कोटेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको एग्जाम में लिखना है। आर्ट मीन्स टू थिंक इन इमेज और आर्ट एज इमेजिस्ट, यानी कि इसका अपोज करते हैं। यानी कि ये जो सिंबलिज्म जो है इसका विरोध करते हैं। और ये इसके अंदर बताएंगे कि आर्ट एज टेक्निक, आर्ट क्या है, एक टेक्निक है, कैसे है उसको देखते हैं। यहाँ पर शकलोस्की जो हैं वो क्या कहते हैं, शकलोस्की सेज दैट आर्ट इज रादर दैट हेल्प्स टू रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ। जो आर्ट है ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है टू रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ। परसेप्शन बिकम्स हैबिचुअल इन लाइफ। परसेप्शन जो है, हमारी जो धारणा जो है वो क्या बन जाती है, बिकम्स हैबिचुअल। कब, इन लाइफ विच लीड्स टू एन ऑटोमेटिक और मैकेनिकल लाइफ, विच लीड्स टू एन ऑटोमेटिक और मैकेनिकल लाइफ। यानी कि जो इमेज जो है उससे काम चलने वाला नहीं है। यानी कि मान लीजिए हमने लिया डॉग, कैट और बफेलो, ये हमने 3 इमेजेस ली, इसकी इमेज ली, इसकी इमेज ली और इसकी इमेज ली। अब इनकी इमेज लेने से तो डॉग की भी अपनी वैरायटी होती है, कैट की भी अपनी वैरायटी होती है, बफेलो की भी अपनी वैरायटी होती है। तो ये बोलते हैं कि सिर्फ हम इमेज के सहारे ये आइडिया नहीं लगा सकते कि उस वर्क के अंदर कौन सी क्वालिटी है, उस वर्क की क्या क्वालिटी है, उस वर्क की कितनी क्वालिटी हो, वो किस टाइप का वर्क है। तो जैसे प्रोज और पोइट्री, जो प्रोज है और वर्स है, ये दो टाइप की राइटिंग है। प्रोज जिसमें ऐसे लिखते हैं, वर्स जिसके अंदर पोइट्री लिखते हैं। तो ये हम इसकी इमेज यानी कि सिर्फ देख करके आइडिया नहीं लगा सकते कि इस वर्क के अंदर ऐसा क्या अंदर
इस वर्क की क्या क्वालिटी है, हमें तो जब पता चलेगा जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब हम प्रोज और वर्स की दोनों के एनालिसिस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि राइटर ने कौन सी क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है जो फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है, न कि सिंबलिज्म के ऊपर। ये हमारे जो स्क्लोस्की हैं ये सिंबलिज्म को, ये जो सिंबलिज्म है इसको अपोज करते हैं, और ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं फॉर्म के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर। स्क्लोस्की हैं ये सिंबलिज्म को अपोजिशन करते हैं और फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। अगर किसी क्वालिटी की, किसी वर्क की अगर क्वालिटी को जानना तो उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस एसे के अंदर एक कंसेप्ट देते हैं डीफेमिलियराइजेशन। ये जो कंसेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन, इसी के थ्रू ये एक वर्क को समझाने की कोशिश करते हैं कि आर्ट एज टेक्निक कैसे है। ये जो कंसेप्ट है इट इज एन आर्टिस्टिक टेक्निक। ये क्या है, एक आर्टिस्टिक टेक्निक है, और ये डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एवरीडे एंड ऑर्डिनरी सीम एंड फेमिलियर और स्ट्रेंज। यानी कि जो सिंपल वर्क होता है उसको ये अनफेमिलियर और स्ट्रेंज के ऊपर फोकस करते हैं कि आपका जो वर्क है वो क्या होना चाहिए, अनफेमिलियर होना चाहिए और स्ट्रेंज होना चाहिए। अनफेमिलियर और स्ट्रेंज कैसे बनाएं, ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू मेक अनफेमिलियर और स्ट्रेंज। यानी कि हम फॉरेन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एक एपिक थिएटर एक टेक्निक है, एपिक थिएटर, एपिक थिएटर। इसको एपिक थिएटर है, इसको इंट्रोड्यूस किया था बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, बर्टोल्ड ब्रेस्ट। और ये जो बर्टोल्ड ब्रेस्ट है ये क्या है, ये जर्मन ड्रामेटिस्ट है, जर्मन ड्रामेटिस्ट। ये आपको एग्जाम में लिखना है बच्चों, ये आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे एपिक थिएटर जो है ये ड्रामा की एक फॉर्म है जिसको इजाद किया किसने, बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने। और बर्टोल्ड ब्रेस्ट कौन है, जर्मन ड्रामेटिस्ट हैं। इन्होंने एक वर्क लिखा मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन। मैंने उसको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर लेना। इन्होंने एक वर्क लिखा है मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन, मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन। ये जो वर्क है ये 1939 के अंदर लिखा गया था। तो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो मदर कैरेज है वो कैसे एक वॉर बैटलफील्ड के अंदर कैसे वो सेल्स करती है, और उसके 3 बच्चे होते हैं, वो तीनों के तीनों युद्ध में मारे जाते हैं। तो इसमें एक लेडीज की, जो वुमन की एक बहादुरी को दिखाया जाता है कि किस हालात में वॉर फील्ड के अंदर सेल्स करना और कैरेज दिखाना। तो ये एक जबरदस्त वर्क है, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो एपिक थिएटर, तो ये जब पब्लिश हुआ ये वर्क तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, यानी कि क्रिटिक को, रीडर्स को समझ नहीं आया कि ये कैसे लिखा गया। ऐसे ही हमारे जो विक्टोर हैं, शक्लोस्की हैं, ये फोकस करते हैं कि वर्क के अंदर जब तक हम स्ट्रेंजनेस और अनफेमिलियरिटी नहीं डाल लेंगे तब तक हमारी जो परसेप्शन है एक रीडर की वो सेम रहेगी। यानी कि एक रीडर के ऊपर, रीडर के माइंड पे जोर जाना चाहिए, उसको एफर्ट करनी चाहिए, उसको एफर्ट करना पड़े ऐसा वर्क लिखें। अगर वो मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, वो उसको डायरेक्ट मीनिंग न दे करके उसको घुमा फिरा के लिखा जाना चाहिए। जैसे प्रोज और पोइट्री के अंदर आप देखेंगे, जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ेंगे, जब आप रेप ऑफ लॉक पढ़ेंगे, जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे, तो ये जो वर्क है, जब चौसर की कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है। तो पोइट्री को समझना इतना आसान नहीं होता, उसमें मीनिंग जो है वो हिडन होता है, उसमें मीनिंग रीडर को निकालना पड़ता है, उसको कसरत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सो इट इज एन आर्टिस्टिक टेक्निक टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एवरीडे एंड ऑर्डिनरी सीम एंड फेमिलियर और स्ट्रेंज। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन इन ऑर्डर टू चैलेंज। और ये जो कंसेप्ट है ये किस लिए डाला जाता है, इन ऑर्डर टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन, रीडर की परसेप्शन को चेंज करने के लिए, एंड प्रोवाइड ए न्यू वे। और ये जो कंसेप्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, एक न्यू वे ऑफ लुकिंग द वर्ल्ड। यानी कि एक इंसान उसको जिस नजरिए से दिखता है उसको उस नज़र से न देख करके अपनी परसेप्शन से अपना मीनिंग निकाले, अपनी एफर्ट, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाए और उसको देखे कि एक वर्ल्ड जो है वो किस वे से देखता है।
तो ये जो कंसेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन है, ये क्या है, इट गिव्स यूनिकनेस टू ए लिटरेरी वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हर चीज़ को आप एग्जाम में डालना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये पॉइंट जो है ये बार बार आपको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, आप कैसे भी करके एग्जाम में जाने चाहिए। इट गिव्स क्या, यूनिकनेस टू ए लिटरेरी वर्क, एक यूनिकनेस देता है। क्या देता है, एक यूनिकनेस देता है। और ये जो अगर आपको शायद ध्यान हो तो ये जो कंसेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन है, इसको एच.टी. कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर दिया है। सबसे पहले बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 के अंदर इसको एच.टी. कोलरिज ने, यानी कि उसने इस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा है, 1817 में पब्लिश होता है। एच.टी. कोलरिज इसको लिखते हैं, जिसने लिरिकल बैलेट्स लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में। तो ये जो वर्क है इसके अंदर इन्होंने कंसेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन यूज किया था, अनफेमिलियर और स्ट्रेंज टाइप के वर्ड्स इसने यूज किए थे। तो ये एग्जाम्पल भी आपको देना जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था डिफेमिलियराइजेशन और सेकंड कंसेप्ट है पोइटिक लैंग्वेज। यानी कि पोइटिक लैंग्वेज भी क्या है, एक टेक्निक है। कैसे, जब हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर जाएंगे, सेकंड पार्ट के अंदर जब हम इस ऐसे के अंदर मूव करेंगे तो स्क्लोस्की जो है वो टॉक्स अबाउट हाउ पोइटिक लैंग्वेज इज एन अनफेमिलियर लैंग्वेज। जो पोइटिक लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज नहीं है, वो स्ट्रेंज लैंग्वेज कह सकते हैं आप, अनफेमिलियर लैंग्वेज है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज आर टोटली डिफरेंट। जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है और जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे, जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है उसका जो वर्डिंग है वो टोटली एक रीडर के अंदर इम्पैक्ट डालने के लिए, उसको एक प्रभाव डालने के लिए, एक रीडर को एक टेक्स्ट के अंदर लिखी जाती है अपना इम्पैक्ट डालने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि एक रीडर के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ये हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसको। ये जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ये हम कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है जी। जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है ये इम्पैक्ट डालने के लिए यूज किया जाता है, और लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल है ये हम कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। एंड बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस, देयर इज नो डाउट। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस। ही रिमाइंड्स अस, ये जो स्क्लोस्की हैं ये रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाते हैं दैट इवन इमोशंस इन ए वर्क ऑफ आर्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो इमोशंस होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो भी एक टेक्निक की तरह काम करते हैं वर्क ऑफ आर्ट के अंदर। सो द पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो बिकम्स ए टेक्निक। द पॉइंट ऑफ व्यू इज आल्सो बिकम्स ए टेक्निक। एक नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, पहला हमने क्या किया, डिफेमिलियराइजेशन। सेकंड हमने क्या किया, लैंग्वेज ऑफ प्रोज और पोइट्री। थर्ड है द प्रोज ऑफ आर्ट, द पर्पज ऑफ आर्ट, सॉरी, द पर्पज ऑफ आर्ट। आर्ट का पर्पज क्या है, इज टू गिव द सेंसेशन, इज टू गिव द सेंसेशन, इज टू गिव द फीलिंग, इज टू गिव द प्लेजर। प्लेजर कह सकते हैं आप इसको। द पर्पज ऑफ आर्ट इज टू गिव द प्लेजर ऑन थिंग्स एज दे आर परसीव्ड, एज दे आर परसीव्ड, जो उनको मान लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, एंड नॉट एज दे आर नोन। यानी कि एक चीज जो है आर्ट के अंदर, कोई भी चीज है जो हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें मजा कब आएगा, जब हम खुद की तरफ से इमेजिनेशन करते हैं, खुद की तरफ से हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, या खुद की तरफ से हम उसको रियलाइज करते हैं, नोटिस करते हैं, हम अपना मीनिंग निकालते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं, तब जाके हमें उस वर्क का क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। जब जैसे आप कोई भी कहानी, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी रीडिंग, पोइम, जो भी कुछ आप पढ़िए, मगर जब तक आपकी लाइफ से रिलेट नहीं करेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो हम अपना परसेप्शन, अपना एक उसके इमेजिनेशन बनाते हैं, माइंड में कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और तब हमें क्या आता है, एक सेंसेशन आता है, एक प्लेजर आता है, एक फीलिंग आता है। द पर्पज ऑफ आर्ट इज टू गिव द सेंसेशन, इज टू गिव द प्लेजर ऑन द थिंग्स एज दे आर परसीव्ड एंड नॉट एज दे आर नोन। यानी कि जो हम परसीव करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। द टेक्निक ऑफ आर्ट, जो टेक्निक ऑफ आर्ट है, इज टू मेक ऑब्जेक्ट्स अनफेमिलियर। ये जो टेक्निक ऑफ आर्ट है
ये ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है, अनफेमिलियर बनाती है, ताकि एक रीडर की एक जो इमेजिनेशन है वो इंक्रीज हो सके, टू मेक फॉर्म्स डिफिकल्ट। और ये अनफेमिलियर कब होगा टेक्स्ट, जब हम उसकी फॉर्म को डिफिकल्ट बना देंगे। आर्ट इज ए वे, आर्ट क्या है, एक वे है एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर्ट एक वे है जो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव लेता है किसका, आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का आर्टफुलनेस कर, एक आर्टफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, उस ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए ये सिंबलिज्म जो है उसका घोर विरोध करते हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप एक बार फिर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।